दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में इतनी सफलता कैसे हासिल करते हैं? क्यों कुछ लोग हर चुनौती को पार कर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि अन्य वहीं रुक जाते हैं? क्या यह सिर्फ प्रतिभा का खेल है या इसमें कुछ और छिपा है? यदि हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो हमें हर महान व्यक्ति के जीवन में एक बात समान मिलेगी: अनुशासन। यह वह महाशक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है। रायन हॉलिडे की अद्भुत किताब डिसिप्लिन इज डेस्टिनी हमें सिखाती है कि हमारा भविष्य हमारी आदतों, हमारे अनुशासन और हमारे आत्मनियंत्रण पर निर्भर करता है। सफलता केवल उन्हीं को नहीं मिलती जो प्रतिभाशाली होते हैं, बल्कि वास्तविक जीत उनकी होती है जो लगातार बने रहते हैं। ये किताब इतिहास के महान लोगों के उदाहरण देती है जिन्होंने अपने अनुशासन के माध्यम से असंभव को संभव बनाया। कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जो गरीबी में पैदा हुआ, जिसके पास कोई संसाधन नहीं था, लेकिन अपने अनुशासन से उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि वह दुनिया के महानतम नेताओं में से एक बन गया। एक खिलाड़ी जिसने अपने शरीर और मन पर ऐसा नियंत्रण कर लिया कि उसने हर खेल में इतिहास रच दिया। एक लेखक जिसने हर दिन एक ही नियम का पालन किया और दुनिया के बेहतरीन विचारों को कागज पर उतारा। आपके पास भी यही क्षमता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कितना पहचानते हैं और कितना अपनाते हैं। अनुशासन सिर्फ सुबह जल्दी उठने या हर दिन व्यायाम करने के बारे में नहीं है। यह आत्मनियंत्रण की कला है, खुद को नियंत्रित करने की शक्ति है। यह जानने का कौशल है कि कब ना कहना है, कब अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना है और कब अपने लक्ष्यों की दिशा में कड़ी मेहनत करनी है, तब भी जब आपका मन न हो। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको इसे एक गुण, अनुशासन, को अपनाना होगा। इसे सिर्फ एक कठोर दंड न समझें, बल्कि इसे एक ऐसी महाशक्ति के रूप में लें जो आपको उन सभी चीजों तक पहुंचा सकती है जिनका आपने कभी सपना देखा है। इस सारांश में हम डिसिप्लिन इज डेस्टिनी के महत्वपूर्ण विचारों को समझेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे महान लोग अपने अनुशासन के माध्यम से असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे और आप भी उसी रास्ते का अनुसरण कैसे कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना कोई आसान काम नहीं है। ठंडी हवा, गर्म रजाई और अधूरी नींद कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन अपने सपनों को पूरा करने वाले लोग अपनी नींद और आराम का त्याग करते हैं। अनुशासित लोग जल्दी उठते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें यह पसंद है, बल्कि इसलिए कि उनका एक मजबूत उद्देश्य होता है। कल्पना कीजिए जब पूरी दुनिया गहरी नींद में हो, आप उठकर अपने भविष्य की नींव रख सकते हैं। कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई फोन नहीं बजेगा, कोई मीटिंग नहीं होगी, बस आप और आपका लक्ष्य। सुबह का समय सबसे शुद्ध, सबसे शांतिपूर्ण और सबसे शक्तिशाली होता है। यदि आपको देर से उठने की आदत है तो आपको शायद पूरे दिन समय की कमी महसूस होती है। आप चीजों, काम, घर, पारिवारिक जिम्मेदारियों और रोजमर्रा के कामों में फंसे रहते हैं। इन सब में जो सपने आपने अपने लिए तय किए हैं वे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 घंटा पहले उठने की आदत डाल लें तो आप अपने जीवन पर एक नई पकड़ बना सकते हैं। जब सब कुछ शांत होता है तो आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। टोनी मॉरिसन 2 बच्चों की अकेली मां थीं और एक कठिन नौकरी करती थीं। बच्चों की देखभाल और ऑफिस के काम के थका देने वाले दिन के बाद उनके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता था। लेकिन टोनी भीतर से एक लेखिका थीं और वह अपने सपने को मरने नहीं देना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने एक रास्ता खोजा। उन्होंने सुबह जल्दी, बहुत जल्दी उठना शुरू कर दिया। जब उनके बच्चे सो रहे होते थे, जब दुनिया अभी भी सपने देख रही होती थी, टोनी उठती थीं, अपने लिए एक कप कॉफी बनाती थीं, खिड़की के पास बैठती थीं और अपनी कल्पना में खो जाती थीं। उन्हें कोई परेशान करने वाला नहीं था, काम की कोई चिंता नहीं थी, बस उनका मन और उनके शब्द। टोनी का मानना था कि जैसे ही सूरज निकलेगा उनकी लेखन भूमिका पीछे छूट जाएगी और वह एक काम करने वाली मां बन जाएंगी जो खाना बनाती, बर्तन धोती, बच्चों की देखभाल करती और बिलों का भुगतान करती। एक अश्वेत महिला होने के नाते समाज ने उनके लिए और भी मुश्किल बना दिया था। तलाक के बाद वह अकेले अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। उनका संघर्ष किसी से छिपा नहीं था। दिन में ऑफिस का काम, रात में घर की जिम्मेदारियां, लेकिन फिर भी वह हर सुबह उठती थीं और लिखने बैठ जाती थीं, क्योंकि वह जानती थीं कि अगर वह नहीं लिखेंगी तो उनके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। टोनी की लगन रंग लाई। उनका पहला उपन्यास द ब्लूएस्ट आई 1970 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने कई किताबें, बच्चों की किताबें, उपन्यास, लघु कथाएं और नाटक लिखे। उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने उन्हें नेशनल बुक अवार्ड,
नोबेल पुरस्कार और राष्ट्रपति पदक तक पहुंचाया। अगर टोनी ने सुबह जल्दी उठकर लिखने का फैसला न किया होता तो शायद उनका नाम इतिहास में दर्ज न होता। अब सोचें, अगली बार जब आपको सुबह जल्दी उठने में आलस महसूस हो तो अपने सपनों को याद करें। क्या आप उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करेंगे? क्या आप अपने भविष्य को बेहतर और उज्जवल बनाना नहीं चाहेंगे? और उन लोगों के बारे में सोचें जो आपसे पहले उठ रहे हैं और आपसे आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप उन्हें जीतने देंगे या आप उठकर अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेंगे? आपके पूर्वज भी सुबह जल्दी उठते थे, खेतों में काम करते थे, शिकार पर जाते थे, चीजें बनाते थे। उन्होंने आलस्य के कारण यह सब कभी नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि समय का सही उपयोग जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। और आज आपके पास पहले से कहीं अधिक अवसर है। आपके पास वे सभी संसाधन हैं जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने की सिर्फ एक आदत आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। तो क्या आप सूरज उगने से पहले अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार हैं? कभी कभी हमारे पास हजारों बहाने होते हैं। आज मूड नहीं है, थोड़ा थका हुआ हूं, मैं कल से शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यदि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको उनके लिए हर दिन दिखाई देना होगा। चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आप थके हो या ना हो, चाहे आपके पास प्रेरणा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस लगातार बने रहना होगा। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो हर दिन 1 मील चलें। अगर आप वायलिन बजाना सीखना चाहते हैं तो हर दिन 10 मिनट अभ्यास करें। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन कुछ पेज लिखें। और अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर दिन नए लोगों से जुड़ें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना करते हैं, बस हर दिन अपने सपनों की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। हम अक्सर अपने कार्यों के परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी सब भाग्य, परिस्थितियों और समय पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप लगातार बने रहते हैं तो आप 90% लोगों से आगे निकल सकते हैं। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उनमें या तो कौशल की कमी होती है या वे निरंतरता बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। वे प्रेरणा आने का इंतजार करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं, सही मूड का इंतजार करते हैं। लेकिन जो लोग वास्तव में सफल होते हैं वे काम तब भी करते हैं जब उनका मन नहीं होता। दुनिया थॉमस एडिसन को उनके असाधारण आविष्कारों के लिए जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने खुद को कभी असाधारण नहीं माना? एडिसन का मानना था कि उनकी सफलता किसी असाधारण प्रतिभा के कारण नहीं थी। वे खुद मानते थे कि वे दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। उनकी कल्पना भी बहुत महान नहीं थी, लेकिन फिर भी वह एक महान वैज्ञानिक बने क्योंकि उन्होंने हार न मानने की कला सीख ली थी। एडिसन हमेशा अपनी लैब में काम करते रहते थे, चाहे उनके पास कोई नया विचार हो या ना हो। उनका मानना था कि अगर वह हर दिन अपने काम पर नहीं लौटते तो कोई और उनका विचार चुरा सकता था। इसलिए वह बस दिखाई देते थे, काम करते रहते थे और आखिरकार सफलता उनके रास्ते आ गई। उनका दर्शन था कि प्रेरणा का इंतजार न करें, बस चलते रहें, और यही उनकी सफलता का रहस्य था। लू गेहरिग एक महान बेसबॉल खिलाड़ी थे। वह यांकीज के लिए खेलते थे और अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। चोटों, थकान और बुरे दिनों के बावजूद वह शायद ही कभी अभ्यास छोड़ते थे। वह बस खेलते रहते थे। उनके मन में भी डर और संदेह के क्षण आते थे। कई बार तो उन्होंने यांकीज छोड़ने के बारे में भी सोचा था, लेकिन उनके कोच ने उन्हें रोका और कहा, एक औसत खिलाड़ी और एक महान खिलाड़ी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि कौन मैदान पर बना रहता है और कौन हार मानकर चला जाता है। गेहरिग को एहसास हुआ कि उन्हें बस अभ्यास करते रहना होगा। उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि वह अपनी कड़ी मेहनत के परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वह खुद को मौजूद रख सकते हैं। कभी कभी वह बिना कुछ खास हासिल किए हफ्तों तक खेलते रहते थे, लेकिन वह फिर भी खेलते रहते थे क्योंकि वह जानते थे कि कोशिश न करना पूरी तरह से हार मान लेने जैसा है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, सबसे ज्यादा मायने आपकी लगन और कड़ी मेहनत करने की आदत रखती है। हम सभी कभी कभी निरुत्साहित और संदेहास्पद महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मुझमें वह क्षमता नहीं है, शायद यह मेरे लिए नहीं है, शायद कोई और मुझसे बेहतर कर रहा है। आपका मन कहेगा, आज छोड़ दो, कल करो, लेकिन आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर खुद को धकेलना होगा। यहां तक कि अगर आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी हैं, अगर आप में अनुशासन नहीं है तो आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। एक दिन बहुत उत्पादक और प्रेरित रहना इतिहास नहीं बनाएगा। आपको धीरे धीरे हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड अपने सपनों के प्रति समर्पित होना होगा। आज जो कड़ी मेहनत आप कर रहे हैं, शायद उसके परिणाम तुरंत न दिखें, लेकिन समय के साथ जब आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहेंगे,
एक दिन वह कड़ी मेहनत आपको उस जगह पर ले जाएगी जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। तो हार न माने, लगातार बने रहें, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और हर दिन अपने सपनों के लिए उपस्थित रहें। आज की दुनिया में सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। खाना ऑर्डर करें, पैसे ट्रांसफर करें, खरीदारी करें, सब कुछ आरामदायक और आसान है। आप अपना पूरा जीवन घर छोड़े बिना जी सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह अत्यधिक आरामदायक जीवन आपको हर दिन कितना कमजोर बना रहा है? हर दिन हम अपने जीवन को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, बिना किसी प्रयास के। हम स्मार्ट होम बनाते हैं ताकि हमें छोटे से छोटे घरेलू काम भी न करने पड़े। हम अपने बच्चों की देखभाल के लिए नैनी रखते हैं ताकि हमें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। हम उन सभी चीजों को खत्म करना चाहते हैं जो हमें थोड़ी भी मुश्किल लगती हैं, जो हमें थोड़ा भी परेशान करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आपके आरामदायक जीवन को अचानक छीन लिया जाए? क्या होगा अगर आपके पास पैसे न हो? क्या होगा अगर आप अपना घर खो दें? क्या होगा अगर आपकी दुनिया अचानक बदल जाए? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अपनी सुविधा को अपनी कमजोरी न बनने दें। दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली है। अगर आप सब कुछ आसान बनाने की आदत डाल लेते हैं तो आप जीवन के कठिन समय का सामना नहीं कर पाएंगे। खुद को चुनौती दें, अपने शरीर और मन को मजबूत बनाएं। आराम किए बिना जीने की कोशिश करें, ठंडा स्नान करने की कोशिश करें, वजन उठाएं, दौड़ें, व्यायाम करें, कुछ दिन बिना इंटरनेट के बिताएं। ये छोटी छोटी चीजें आपको आवश्यक शक्ति प्रदान करेंगी। यदि आप खुद को इन छोटी छोटी कठिनाइयों के लिए तैयार करते हैं तो बड़े तूफान भी आपको हिला नहीं पाएंगे। स्टोइक दार्शनिक सेनेका बहुत अमीर थे। उन्हें यह धन अपने पिता से विरासत में मिला था, लेकिन उन्होंने इस धन का उपयोग विलासिता के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे बुद्धिमानी से निवेश किया और पहले से भी अधिक अमीर बन गए। उन्होंने इस धन को कभी भी अपने जीवन का सहारा नहीं बनाया। वह जानते थे कि अगर आज उनके पास यह धन है तो कल यह जा भी सकता है, इसलिए उन्होंने खुद को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखा। कभी कभी वह कुछ दिनों के लिए एक गरीब आदमी की तरह रहते थे। वह बहुत कम भोजन खाते थे, सस्ते और साधारण कपड़े पहनते थे, फर्श पर सोते थे, सिर्फ रोटी और पानी पर जीवित रहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अमीर व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? आज भी कई लोग जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाते हैं। वे ठंडा स्नान करते हैं, कठिन कसरत करते हैं, इंटरनेट से दूर रहते हैं और सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि वे कितने मजबूत हैं। लेकिन सेनेका ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दर्द को गले लगाया, क्योंकि वह अपनी सीमाओं का परीक्षण करना चाहते थे। वह देखना चाहते थे कि वह कितना सहन कर सकते हैं। वह गरीबों के जीवन को समझना चाहते थे। वह अपनी संपत्ति खोने के डर से मुक्त होना चाहते थे, जबकि उनके अमीर दोस्त पैसे के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सेनेका को इसकी परवाह नहीं थी। वह जानते थे कि सच्ची ताकत आराम में नहीं, बल्कि कठिनाइयों को सहने की क्षमता में निहित है। सेनेका रोमन सम्राट नीरो के स्टोइक गुरु थे, लेकिन जब नीरो क्रूर और पागल होने लगा तो सेनेका ने उसे छोड़ने का फैसला किया। नीरो समझ नहीं पाया कि एक व्यक्ति इतनी दौलत और विलासिता को अपने आप कैसे छोड़ सकता है। उसने सोचा कि सेनेका को रोकने का एक ही तरीका है, उसे जहर दे दो और मार दो। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जहर ने सेनेका पर कोई असर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह पहले से ही एक साधारण जीवन जी रहे थे। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि जहर के लिए कोई जगह नहीं बची थी। यही होता है, यही खुद को हर स्थिति के लिए तैयार रखने की वास्तविक तैयारी है। अब सोचें, अगर आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तो क्या आप तैयार रहेंगे? अगर आप हमेशा आसान जीवन जीने के आदी हो जाते हैं तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति में खुद को संभाल नहीं पाएंगे। तो आज से ही खुद को तैयार करना शुरू करें। थोड़ी असुविधा महसूस करना सीखें, अपने शरीर और मन को मजबूत करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप किसी भी स्थिति में खुद को मजबूत रख सकते हैं। जीवन कभी आसान नहीं होने वाला है। अगर आप तैयार हैं तो कोई भी कठिनाई आपको हिला नहीं पाएगी। आज की तेज तर्रार दुनिया में हर कोई आपका ध्यान चाहता है। हर कोई चाहता है कि आप उनकी बात सुनें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी जरूरतों को पूरा करें। लेकिन सवाल यह है कि आपके अपने सपनों, अपने लक्ष्यों, अपने परिवार के लिए आपके पास कितना समय बचा है। यदि आप विचलित करने वाली चीजों को दूर करना नहीं सीखते तो आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ देंगे। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और अपने समय की रक्षा करना जानते हैं। हर चीज के लिए हाँ कहना केवल आपकी थकान और भ्रम को बढ़ाएगा। आप लोगों को खुश करने के प्रयास में खुद से दूर हो जाएंगे। आपका जीवन किसी और की योजना के अनुसार चलने लगेगा, और जब तक आपको यह एहसास होगा
तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जरा सोचिए, आपने ऑफिस में एक अतिरिक्त प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहा, लेकिन उसके कारण आप अपने बच्चे के स्कूल समारोह में शामिल नहीं हो पाए। आपने एक दोस्त की पार्टी में जाने के लिए हाँ कहा, लेकिन उसी समय आप अपनी नई किताब का पहला अध्याय लिख सकते थे। आपने हर किसी से मिलने, उनसे बात करने के लिए हाँ कहा, लेकिन उसी समय आप खुद पर काम कर सकते थे, अपने कौशल में सुधार कर सकते थे। क्या आपको नहीं लगता कि हर हाँ के पीछे कुछ छूट रहा है? सीमाएं निर्धारित करना सीखें, वरना आप खुद को खो देंगे। सफल लोग केवल उन्हीं चीजों के लिए समय निकालते हैं जो उनके जीवन में वास्तव में मायने रखती हैं। वे उन सभी चीजों को बिना किसी अपराध बोध के ना कहते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य से विचलित करती हैं। यदि आप बिना सोचे समझे हर चीज में शामिल होते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्राथमिकताएं धुंधली हो जाएंगी। यदि आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं तो आपको अपनी खुशी का त्याग करना होगा। यदि आप विचलित करने वाली चीजों को नियंत्रित नहीं करते हैं तो वे आपको नियंत्रित करेंगी। बुकर टी वॉशिंगटन टस्केगी इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे। उनका जीवन बहुत व्यस्त था। वह लगातार यात्रा करते थे, दानदाताओं से मिलते थे, व्याख्यान देते थे, धन उगाही कार्यक्रमों का प्रबंधन करते थे और बीच बीच में 5 किताबें भी लिखते थे। एक व्यक्ति यह सब कैसे कर सकता है? उत्तर बहुत सरल है, उन्होंने अपने समय की रक्षा की। वह जानते थे कि उनके लक्ष्य क्या थे और उन्होंने उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। जब लोग उनकी आलोचना करते थे, उन्हें स्वार्थी कहते थे, तो उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने अपनी विचलित करने वाली चीजों को नियंत्रित नहीं किया होता तो उनका सपना अधूरा रह जाता। उन्होंने समाज में बदलाव लाने का सपना देखा था और इसके लिए उन्होंने हर बेकार चीज को ना कहा। हर बार जब आप किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप किसी और चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। सवाल यह है कि आप अपने जीवन से किन चीजों को बाहर निकालना चाहते हैं। क्या आप घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना बंद कर सकते हैं? क्या आप व्यर्थ की बैठकों और बातचीत में अपना समय बर्बाद करना बंद कर सकते हैं? क्या आप ऐसे लोगों से दूर रह सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं? यदि आप अपनी प्राथमिकताओं को नहीं समझते हैं तो कोई और आपके समय का मालिक बन जाएगा। ना कहना सीखें, यह सबसे बड़ी कला है। बहुत से लोग ना कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वे अशिष्ट या असंवेदनशील लगेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ना कहना आपको मजबूत बनाता है। यदि आप ना कहने से डरते हैं तो इसका अभ्यास करें। यदि कोई आपको आपके पास जितना समय है उससे अधिक काम देने की कोशिश करता है तो ना कहें। यदि कोई आपको बेकार की गपशप में घसीटने की कोशिश करता है तो ना कहें। यदि कोई आपको ऐसी घटनाओं में जाने के लिए कहता है जो मायने नहीं रखती तो ना कहें। ना कहने का मतलब यह नहीं है कि आप अशिष्ट हैं। आप विनम्रता से माफी मांग सकते हैं और कह सकते हैं, मुझे खेद है लेकिन मेरे पास अधिक महत्वपूर्ण काम है। यदि आप बहुत अधिक काम लेते हैं तो आप थक जाएंगे, विचलित हो जाएंगे और अपने वास्तविक लक्ष्य से ध्यान खो देंगे। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती। आप तभी जीत सकते हैं जब आप सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। अंतिम प्रश्न, क्या आप वास्तव में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहे तो खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं यह करता हूं तो मुझे क्या छोड़ना होगा? यदि उत्तर यह है कि आपको अपनी महत्वपूर्ण चीजें छोड़नी होंगी तो बिना किसी हिचकिचाहट के ना कहें। यह सवाल आपको अपनी प्राथमिकताओं की याद दिलाएगा और आपकी हाँ को एक बड़ी मजबूत ना में बदलने का साहस देगा। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आप कुछ खत्म नहीं कर पाते क्योंकि वह परफेक्ट नहीं लगता? क्या आपने कभी सोचा है कि जो कोई भी आपकी सामग्री, आपके लिखे हुए शब्द, आपकी पेंटिंग या आपके किसी भी प्रोजेक्ट को देखता है, क्या वह उतने ही बारीकियों पर ध्यान देगा जितना आप देते हैं? शायद नहीं। सच्चाई यह है कि पूर्णतावाद केवल एक भ्रम है, एक जाल जिसमें हम फंस जाते हैं और सोचते हैं कि जब तक चीजें परफेक्ट नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ईमानदारी से यह एक बहुत बड़ा धोखा है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा काम सबसे अच्छा होना चाहिए वरना लोग हमें जज करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोगों को आपके काम की उतनी परवाह नहीं होती जितनी आप सोचते हैं? हर व्यक्ति अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि शायद ही किसी के पास आपकी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देने का समय हो। अगर आप कुछ अलग और दिलचस्प करते हैं तो लोग निश्चित रूप से उस पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर आप यह सोचते रहते हैं कि क्या यह परफेक्ट है तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो देंगे। कई बार पूर्णतावाद सिर्फ एक बहाना बन जाता है। हम सोचते हैं, मैं तब तक शुरू नहीं करूंगा जब तक मुझे सही माहौल नहीं मिल जाता। मैं अपने प्रोजेक्ट पर तब तक काम नहीं करूंगा जब तक मेरे पास सबसे अच्छे उपकरण नहीं होंगे। लेकिन यह सोच हमें पीछे धकेलती है। अब मार्था ग्राहम की कहानी ले।
वह दुनिया की महानतम कोरियोग्राफरों में से एक थीं, लेकिन पूर्णतावाद उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। 1931 में वह मायन और एस्टेक सभ्यताओं से प्रेरित एक नृत्य प्रदर्शन की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने पूरी सर्दी नृत्य को सही करने में बिताई, लेकिन जब प्रदर्शन का समय आया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनके नर्तक, जो प्रतिभाशाली और समर्पित थे, नई दिनचर्या को पसंद करते थे, लेकिन मार्था को इसमें केवल खामियां दिखती थीं। वह बार बार चीजें बदलती रहती थीं, उन्हें समायोजित करती रहती थीं और हर छोटी छोटी बात पर परेशान होती रहती थीं। वह पूर्णतावाद में इतनी फंस गई थी कि वह खुद पर गुस्सा थी। यह खुद कर कि यह काफी अच्छा नहीं था। लेकिन फिर उनके संगीत निर्देशक लुईस हर्स्ट ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मार्था से कहा, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। अगर आप आगे नहीं बढ़ती तो आप कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाएंगी। लुईस ने उन्हें अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने आखिरकार प्रदर्शन किया। क्या यह परफेक्ट था? शायद नहीं। लेकिन क्या यह महान था? हाँ, बिल्कुल। और यही वास्तविक जीत है, अपने डर पर काबू पाना और आगे बढ़ना। क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची भी पूर्णतावाद के शिकार थे? उन्होंने मोनालिसा को पेंट करने में सालों बिताए क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। वह इसे परफेक्ट बनाने की कोशिश में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कई अन्य महान पेंटिंग अधूरी छोड़ दी। स्टीव जॉब्स भी इस जाल में फंस गए थे। मैकिन्टॉश कंप्यूटर बनाते समय वह हर छोटी छोटी बात में इतने डूब गए कि उन्होंने खुद उन्हें निकाल दिया। कल्पना कीजिए क्या होता अगर उन्होंने इसे पहले पूरा कर लिया होता। राल्फ एलिसन ने द इनविजिबल मैन जैसी उत्कृष्ट कृति लिखी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कई और किताबें लिखीं, लेकिन वह कभी भी दूसरी किताब प्रकाशित नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें लगता था कि वह परफेक्ट नहीं थी। यदि आप किसी प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं तो आपको खुद को एक धक्का देने की आवश्यकता है। कभी कभी हमें अपने दोस्त, गुरु या सलाहकार की आवश्यकता होती है जो हमें बताता है कि निरंतरता महत्वपूर्ण है, पूर्णता नहीं। कुछ अद्भुत बनाने के लिए एक सही पल का इंतजार न करें। यदि आप किसी प्रेरणा या सही अवसर का इंतजार करते रहते हैं तो क्या होगा? क्या होगा अगर वह अवसर कभी आता ही नहीं? तो काम करते रहें, गलतियां करें, सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि इस दुनिया में वास्तविक जीत परफेक्ट होने में नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहने में है। याद रखें, डन इज बेटर देन परफेक्ट। किया गया सही से बेहतर है। हर बार जब आपको लगता है कि अभी यह सही नहीं लग रहा है तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इसे परफेक्ट बनाने की कोशिश में हमेशा के लिए खर्च करूंगा या मैं इसे बस खत्म कर दूंगा और आगे बढ़ूंगा? आपका जवाब आपकी सफलता की कुंजी होगा। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सपने बिखर गए हैं, उम्मीदें टूट गई हैं और चारों ओर अंधेरा दिख रहा है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है, क्या आप फिर से उठ सकते हैं? यदि आप अनुशासन अपनाते हैं तो आप कभी असफल नहीं होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके रास्ते में कोई कठिनाई नहीं आएगी या आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप कुछ अवसर खो सकते हैं, दूसरों से पीछे रह सकते हैं और यहां तक कि कुछ लड़ाइयां भी हार सकते हैं। लेकिन जो वास्तव में मायने रखता है वह आपकी प्रतिक्रिया है। क्या आप हार मानकर बैठ जाएंगे या आप उठकर फिर से लड़ेंगे? यही अंतर तय करता है कि आप विजेता बनेंगे या हारने वालों की भीड़ का हिस्सा बनेंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं है, न मैं, न आप, न इस दुनिया में कोई और। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन गलतियों से सीखते हैं या उन्हें अपनी कमजोरी बनाते हैं। यदि आप एक पूर्णतावादी हैं और सोचते हैं कि आपको हर बार सही होना चाहिए, तो आप शायद अपनी विफलताओं पर कभी काबू नहीं पा पाएंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। यदि आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको फिर से खड़े होने में बहुत परेशानी होगी। अपने अहंकार को एक तरफ रखें और खुद के साथ ईमानदार रहें। आपके जीवन में बहुत कुछ करना है, आपके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं और आपको अपना भविष्य खुद बनाना है। आप यहां सिर्फ एक गलती के कारण हार मानने नहीं आए हैं। आप यहां इसलिए आए हैं क्योंकि आपके पास एक मिशन है, एक उद्देश्य है, और इस मिशन को पूरा करने के लिए आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए हर कठिनाई से लड़ना होगा। जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं वे कभी पीछे नहीं हटते, चाहे वे कितनी बार भी असफल हों। जब आप किसी चीज के प्रति जुनूनी होते हैं तो आप उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। यहां तक कि अगर आप असफल हो जाते हैं तो क्या सिर्फ एक हार आपको आपकी खुशी से दूर रख सकती है? क्या आप सिर्फ एक बार गिरने के कारण अपने सपनों को छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि आपका सपना आपके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और सिर्फ एक हार के कारण उसे अधूरा छोड़ना सरासर अन्याय होगा। 1989 में पेशेवर मुक्केबाज फ्लॉयड पैटरसन का मुकाबला
इंगमार जोहान से हुआ। यह लड़ाई उनके करियर की सबसे बड़ी लड़ाई थी, लेकिन फ्लॉयड हार गए। उन्होंने महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग की थी, लेकिन जब वास्तविक लड़ाई का समय आया तो कुछ कमी थी। कुछ लोगों ने कहा कि उनमें प्रतिबद्धता की कमी थी, कुछ ने कहा कि जीत की उनकी भूख खत्म हो गई थी। फ्लॉयड को खुद लगने लगा था कि वह अब पहले जैसे नहीं रहे। उनका आत्मविश्वास इतना ऊंचा था कि उन्होंने अपनी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया था। जब रिंग में असली लड़ाई शुरू हुई तो यह स्पष्ट हो गया कि वह इस जीत के लायक नहीं थे। इंगमार ने उन्हें तीसरे राउंड में 7 बार जमीन पर गिराया। फ्लॉयड पूरी तरह से हार गए। बॉक्सिंग की दुनिया में जब कोई चैंपियन इस तरह हारता है तो यह समझा जाता है कि उसका करियर खत्म हो गया है, और फ्लॉयड के साथ भी ऐसा ही हुआ। हार के बाद फ्लॉयड पूरी तरह से टूट गए थे। वह खुद को आईने में देखने में भी सक्षम नहीं थे। लेकिन तभी उन्हें एक पत्र मिला। यह पत्र आर्ची मूर ने लिखा था, एक मुक्केबाज जिसे कभी फ्लॉयड ने खुद हराया था। आर्ची जानते थे कि हारना कैसा लगता है। उन्हें भी एक बार ऐसी ही हार का सामना करना पड़ा था। वह जानते थे कि लड़ाई हारने के बाद एक व्यक्ति अंदर से खाली और हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन उन्होंने फ्लॉयड को समझाया कि यदि वह अपनी गलतियों से सीखते हैं तो वह फिर से उठ सकते हैं। वह पत्र केवल शब्दों का एक टुकड़ा नहीं था, यह एक उम्मीद थी, एक प्रकाश था। उस पत्र ने फ्लॉयड की आत्मा में लड़ने की भावना को फिर से जगाया। फ्लॉयड ने अपनी हार की रिकॉर्डिंग बार बार देखी। उन्होंने हर गलती को समझा, अपनी कमजोरियों को पहचाना और फिर प्रशिक्षण पर लौट आए। उन्होंने अपने अभिमान को पीछे छोड़ा, अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। 1 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने फिर से इंगलार को चुनौती दी। इस बार वह एक अलग व्यक्ति थे। इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत थे। इस बार उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दिया था। फ्लॉयड ने रिंग में इंगमार को इतनी जोर से मारा कि वह फिर से खड़ा नहीं हो सका। इतिहास में पहली बार एक हैवीवेट मुक्केबाज ने अपनी खोई हुई बेल्ट वापस जीत ली थी। यदि आप अपने जीवन के ऐसे बिंदु पर हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं भी हार मानकर बैठ जाऊंगा या मैं उठकर फिर से लड़ूंगा? क्योंकि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार का सामना किया है। अगर फ्लॉयड फिर से उठ सकते हैं, अगर आर्ची अपने दर्द से बाहर आ सकते हैं, अगर हर महान व्यक्ति अपनी विफलताओं के बाद भी आगे बढ़ सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? याद रखें, हार आपके जीवन का अंत नहीं है, यह खुद को और भी बेहतर बनाने का एक नया अवसर है। तो उठो, तैयार हो जाओ और फिर से लड़ो, क्योंकि इतिहास केवल उन्हीं लोगों द्वारा नहीं बनाया जाता है जो गिरते हैं, बल्कि उन लोगों द्वारा भी बनाया जाता है जो उठते हैं। हम सभी अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात भागते हैं, खुद को थकाते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दिन ऐसा आए जब हमें पैसे की चिंता न करनी पड़े। लेकिन दुखद बात यह है कि जब तक हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं, तब तक हम अपनी खुशी को बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, एक गरीब आदमी पैसा कमाने के लिए अपना आज त्याग देता है। वह सोचता है, मुझे थोड़ी और मेहनत करने दो और कल आराम करूंगा। और एक अमीर आदमी अपना पैसा इतनी आसानी से लुटा देता है जैसे कि वह कभी खत्म ही नहीं होगा। वह सोचता है, मुझे अभी जीने दो, कल देखा जाएगा। ये दोनों तरीके जीवन जीने के सही तरीके नहीं हैं। हमें एक संतुलन बनाना होगा। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपना जीवन जीना और भी महत्वपूर्ण है। बेब रूथ एक ऐसा नाम था जिसे अमेरिका में हर कोई जानता था। बेसबॉल की दुनिया का चमकता सितारा, जिसने अपनी प्रतिभा से लाखों दिलों को जीता। लेकिन जब पैसे की बात आई तो वह एक पूरे बच्चे निकले। यांकीज टीम के लिए खेलते हुए वह प्रति माह $8,000 कमाते थे, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के वेतन से भी अधिक था। लेकिन उन्होंने उस पैसे का क्या किया? सबसे पहले उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, फिर एक स्पोर्ट्स कार, फिर महंगे ब्रांडेड कपड़े, चमड़े के कोट, हीरे के पिन और रेशमी शर्ट। जब उनकी पत्नी से लड़ाई हुई तो उन्होंने $10,000 का फर कोट खरीदकर लड़ाई सुलझाई। रूथ यह नहीं समझते थे कि पैसा हमेशा नहीं रहेगा। जब उनकी टीम वित्तीय संकट से जूझ रही थी तो वह बेकार की पार्टियों पर पैसा बर्बाद कर रहे थे। एक बार वह एक ऐसे होटल में रुके जहां कोई पियानो नहीं था, तो उन्होंने पूरे होटल के लिए पियानो खरीद लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि क्या होगा अगर वह कभी बेसबॉल नहीं खेल पाए। उन्हें लगा कि पैसा हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा उतनी ही तेजी से चला जाता है जितनी तेजी से आता है। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा खुशी खरीद सकता है, और हाँ, यह थोड़ी देर के लिए सच लगता है। महंगे उपहार, बड़ी कारें, शानदार घर, ये सब खुशी लाते हैं, लेकिन यह खुशी कब तक रहती है? रूथ जैसे लोग बचपन में गरीबी और प्यार की कमी से गुजरते हैं। जब वे बड़े होते हैं तो वे अपने अंदर की खालीपन को पैसे से भरने की कोशिश करते हैं।
उन्हें लगता है कि वे जितना अधिक पैसा खर्च करेंगे उतने ही खुश होंगे, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। एक गरीब आदमी पैसे के लिए तरसता है, एक अमीर आदमी शांति के लिए तरसता है। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र या पूरी तरह से खुश नहीं है। पैसा हमें केवल एक निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता दे सकता है। हमें तभी संतुष्ट होना चाहिए जब हमारे पास अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और अपने शौक पूरे करने के लिए पर्याप्त पैसा हो। अगर हम हमेशा पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो हम कभी भी अपना जीवन जी नहीं पाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या आप पैसे के मालिक बनना चाहते हैं या पैसे को अपना मालिक बनाना चाहते हैं? आप किस तरह के व्यक्ति हैं? क्या आप खुद के साथ सख्त हैं? क्या आप अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं? क्या आप दूसरों से उतनी ही जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं जितनी आप खुद से करते हैं? खुद के साथ सख्त होना बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरों से भी ऐसी ही उम्मीद करना आपको केवल समस्याएं देगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप केवल अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। यदि आप दूसरों में दोष निकालते रहते हैं और उनकी आलोचना करते रहते हैं तो आप दुखी रहेंगे, जबकि जिन लोगों को आप सही करना चाहते हैं वे अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो एक बात याद रखें, आपको अपनी इच्छानुसार जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन दूसरों को भी उनके अधिकार दें। रोमन दार्शनिक कैटो को देखें। वह अमीर थे, लेकिन उनकी सादगी और अनुशासन पूरे रोम में प्रसिद्ध थे। वह साधारण कपड़े पहनते थे, दाढ़ी नहीं बनाते थे, सेना में फर्श पर सोते थे, जबकि अन्य अधिकारी शानदार टेंट में रहते थे। उनका भाई ये पे बिल्कुल अलग था। वह विलासिता में रहता था, महंगे इत्र का उपयोग करता था और उन लोगों से दोस्ती करता था जिनसे कैटो नफरत करते थे। लेकिन क्या कैटो ने कभी अपने भाई को बदलने की कोशिश की? नहीं, उन्होंने उसे वैसे ही स्वीकार किया जैसे वह था। यही वास्तविक अनुशासन है, खुद के साथ सख्त रहना, लेकिन दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं। यदि आप प्रतिभाशाली हैं तो आपको दूसरों की कमियों को सहन करना मुश्किल लग सकता है। जब कोई आपके मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो आप गुस्सा और परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या हर व्यक्ति एक जैसा होता है? नहीं, कुछ लोगों को कुछ समझने में एक दिन लगता है, कुछ को एक सप्ताह, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक सच्चा नेता वही होता है जो लोगों को जज करने के बजाय उनका मार्गदर्शन करता है। तो अशिष्ट न बने, विनम्र रहें। यदि आप अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहते हैं तो यह सारांश आपको एक नई दिशा दे सकता है। आप अपने जीवन में किन क्षेत्रों में अधिक अनुशासन लाना चाहेंगे?